हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, बीते 14 मई को तुर्की के अंदर चुनाव हुए थे। Turkey's presidential election will go to a runoff. तुर्की में 14 मई को राष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग हुई, जिसके नतीजे आज घोषित कर दिए गए। From Turkey, there will be a second round in the presidential election. लेकिन अभी तक तुर्की के इन चुनावों का कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया है और ज़्यादातर लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि आखिर हुआ क्या है इस चुनाव में, क्योंकि 14 मई को ये चुनाव हुए थे और 15 मई को काउंटिंग कंप्लीट हो गई थी। लेकिन फिर भी अभी तक तुर्की के अंदर कोई राष्ट्रपति नहीं बन पाया है, ना ही ये पता चल पाया है कि तुर्की में अगले 5 साल के लिए किसकी सरकार बनेगी। तो आज हम चर्चा करेंगे तुर्की के चुनाव पर, क्योंकि तुर्की काफ़ी एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। इसका इनडायरेक्टली असर भारत पर भी पड़ेगा और कई यूरोपियन देशों और कई एशियन देशों पर भी पड़ेगा। चूँकि हम अपने इस चैनल पर कई देशों के चुनाव को एनालाइज करते हैं, वहाँ के इलेक्शंस को एनालाइज करते हैं, क्योंकि किसी भी देश के इलेक्शन जियोपॉलिटिक्स पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं और कहीं ना कहीं तुर्की के चुनाव तो डायरेक्टली भारत को इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि जो तुर्की के मौजूदा राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने कई बार हमारे यहाँ के कश्मीर इशू को यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में उठाया है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाया है, जिसका असर भारत को डायरेक्ट होता है। तो इसलिए तुर्की के चुनाव हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं तुर्की की ज्योग्राफी को। तो ये देश है तुर्की, ये तुर्की का नक्शा है 1922 के बाद का। हालांकि तुर्की पहले एक ओटोमन एम्पायर का पार्ट था, बाद में 1922 में जब ओटोमन फॉल हो गया उसके बाद ये तुर्की बचा है। तो इसमें आप देख सकते हैं इसके उत्तर पूर्व में है ब्लैक सी यानी कि काला सागर, दक्षिण पश्चिम में है इसके मेडिटेरेनियन सी यानी भूमध्य सागर। ये कई देशों से अपनी सीमा साझा करता है, जिसे यूरोप के इस देश बुल्गारिया से अपनी सीमा साझा करता है और ग्रीस से इधर सीमा इसकी लगती है। और अगर पूर्व में करें तो जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान का भी छोटा सा ये बॉर्डर टर्की के साथ मिलता है। इसके अलावा ईरान, इराक और सीरिया, और इसके अलावा जो इसकी समुद्री सीमा है वो साइप्रस से ही मिलती है। और साइप्रस भी बहुत एक इम्पोर्टेंट इशू है, किसी दिन इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि साइप्रस एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मेडिटेरेनियन सी को लेकर। साइप्रस के लिए हमेशा यूनान, ये सब जितने भी आप वाइट कलर के टापू देख रहे हैं ये सब यूनान के टापू हैं, यानी ग्रीस के टापू हैं। ग्रीस को ही एंशिएंट टाइम पर यूनान कहा जाता था। आज भी भारत, पाकिस्तान और कई एशियन देशों में, खास करके ईरान, इराक में यूनान ही कहा जाता है, जबकि इंग्लिश में से ग्रीस कहते हैं। तो ये इस लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट देश हो जाता है तुर्की। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि तुर्की का जो इस्तांबुल शहर है, यानी कि ये यहाँ पर इस्तांबुल है, तो ये जो इस्तांबुल शहर है ये एक्चुअली यूरोप का पार्ट है। बाकी का जो तुर्की है वो एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, लेकिन जो इस्तांबुल है, इस्तांबुल शहर जो है वो यूरोप का पार्ट है, इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसीलिए तुर्की को गेटवे ऑफ यूरेशिया कहा जाता है, यानी यूरोप और एशिया का गेट। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम समझते हैं तुर्की के चुनाव को, कि तुर्की के चुनाव किस तरह से होते हैं, क्योंकि भारत के चुनाव में और तुर्की के चुनाव में काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। हालांकि पहले यानी 2018 से पहले रजब तैयब एर्दोगान के समय ही तुर्की में पार्लियामेंटेरियन सिस्टम था, जैसा कि भारत के अंदर है। लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने पार्लियामेंटेरियन सिस्टम को हटाकर वहाँ पर राष्ट्रपति प्रणाली लागू कर दी, यानी कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम और पार्लियामेंटेरियन सिस्टम में क्या फ़र्क होता है ये भी हम समझ लेते हैं। जैसे हम भारत के अंदर वोट करते हैं तो भारत में जो पार्टियाँ होती हैं उनके सबके कैंडिडेट्स खड़े होते हैं और हम उन कैंडिडेट को वोट करते हैं। जिस भी पार्टी के ज़्यादा कैंडिडेट जीतते हैं उसकी सरकार बन जाती है और उन्हीं में से प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंडर किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं दिया जाता है, बल्कि पब्लिक जो है वहाँ की वो डायरेक्ट पार्टी को वोट करती है और जिस पार्टी को जितने % वोट मिलते हैं उसी के अकॉर्डिंग सरकार बन जाती है। इसके अलावा साथ ही उन्हें राष्ट्रपति के लिए भी वोट करना होता है। जिस भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं और जिस व्यक्ति के 50% से ज़्यादा वोट आते हैं वो वहाँ का राष्ट्रपति बन जाता है। तुर्की में 14 मई को वोटिंग हुई थी, जिसमें कुल ये 4 कैंडिडेट मैदान में उतरे थे। ये आप देख सकते हैं, ये 4 कैंडिडेट हैं, जिनमें रजब तैयब एर्दोगान हैं,
और कमाल कलिचदारोग्लू, ये बड़े उम्मीदवार थे दोनों। बाकी एक ये शख्स हैं इनसे और ये हैं ओगान। अब इनसे को जो है वो केवल 0.5% वोट मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। इनसे को जो है 0.5%, लगभग 0.44% वोट मिले हैं। इसके अलावा जो ओगान है, ओगान को आप देख सकते हैं 5.20% वोट मिले हैं। वहीं अगर बात करें कमाल कलिचदारोग्लू की, तो कमाल कलिचदारोग्लू को जो है 44.96% वोट मिले हैं, 44.96% वोट। वहीं बात करें मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान की, तो रजब तैयब एर्दोगान अभी भी सबसे बड़े उम्मीदवार के तौर पर उभरे हैं, जिनको 49.40% वोट मिले हैं। हालांकि पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे तो इनको जो है वो 52.5% वोट मिले थे, लेकिन इनका वोट शेयरिंग कम हुआ है और इस बार ये 49.40 पर पहुंच गए हैं, लेकिन अभी भी ये वहाँ तुर्की में सबसे बड़े उम्मीदवार बने हुए हैं। अब जैसा कि हमने जिक्र किया था अभी कि तुर्की के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए 50% वोटों की ज़रूरत होती है। ये देखिए 50% वोटों की ज़रूरत होती है तुर्की में राष्ट्रपति बनने के लिए, लेकिन 0.6% वोट रजब तैयब एर्दोगान के कम आए हैं 50% का आंकड़ा पूरा करने के लिए, जिस कारण से रजब तैयब एर्दोगान भी तुर्की के राष्ट्रपति नहीं बन पाए हैं और इन चुनाव का कोई भी रिजल्ट नहीं निकल पाया है। अब थोड़ा सा इनके पार्टी सिस्टम को समझ लेते हैं, क्योंकि भारत की ही तरह तुर्की में भी गठबंधन बनते हैं, अलायंस बनते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पहला जो बड़ा गठबंधन है इसमें, जो कि रजब तैयब एर्दोगान की अध्यक्षता में है, उसका नाम है पीपल्स अलायंस। इसमें 3 पार्टी हैं, मुख्य 3 पार्टी हैं इसमें। AK पार्टी जो कि रजब तैयब एर्दोगान की खुद की पार्टी है, जिसे AK पार्टी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका पूरा नाम है जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी। इसे तुर्की में लोग AK पार्टी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा MHP, ये उसका एक और सहयोगी दल है, और यह है BBP, ये उसका तीसरा सहयोगी दल है। यानी कि कुल 3 पार्टियां मिलकर पीपल्स अलायंस बनाती हैं। इसके अलावा दूसरा जो बड़ा ग्रुप है वो है नेशनल अलायंस, जिसको लीड कर रहे हैं कमाल कलिचदारोग्लू। कमाल कलिचदारोग्लू की जो पार्टी है वो है CHP, ये सबसे बड़ी पार्टी है। इसके बाद एक ये काई पार्टी है जो कि अभी नई पार्टी है, और सादेत पार्टी है, सादेत काफ़ी पुरानी पार्टी है वैसे, और एक है डेमोक्रेट पार्टी, ये भी 10 से 15 साल पुरानी पार्टी है, लेकिन इनका कोई बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है। वैसे इसमें 4 पार्टी दी हुई हैं नेशनल अलायंस में, लेकिन इसमें कुल मिला के 6 पार्टियां शामिल हैं, इसीलिए इन्हें टेबल 6 के नाम से तुर्की में जाना जा रहा है इन चुनाव में। इसके अलावा बाकी 2 कैंडिडेट और हैं इनसे, और दोगान, वो अपने इंडिविजुअल कैंडिडेट है, उनका कोई भी अलायंस नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये हैं रजब तैयब एर्दोगान जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं, ज़्यादातर लोग इनसे वाकिफ़ होंगे, और ये हैं कमाल कलिचदारोग्लू। कमाल कलिचदारोग्लू जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, असल में ये पार्टी तुर्की के फादर ऑफ नेशन कमाल पाशा अतातुर्क ने बनाई थी। और आप टाइमिंग देखिए कि उनका नाम भी कमाल था, और आज जो 2023 में इस पार्टी को लीड कर रहे हैं उनका नाम भी कमाल था। ये पार्टी सन 1922-23 के करीब बनी थी, जब ब्रिटेन और फ्रांस से एक समझौता हुआ था, ट्रीटी ऑफ लोज़ेन। आगे वीडियो में हम ट्रीटी ऑफ लोज़ेन की भी बात करेंगे, क्योंकि इस साल जो है 2023 में तुर्की पे लगी हुई ट्रीटी ऑफ लोज़ेन पाबंदी को 100 साल पूरे हो रहे हैं, उसके बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे थे कमाल कलिचदारोग्लू के बारे में। कमाल कलिचदारोग्लू को तुर्की में तुर्की का गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये देखने में कुछ कुछ गांधी जी की तरह लगते हैं, जिस कारण से इन्हें तुर्की का गांधी कहा जाता है। ये वैसे बताता चलूँ, कमाल कलिचदारोग्लू जो है वो एक सिविल सर्वेंट हैं, ये पहले वहाँ की सिविल सेवा में अपना योगदान दे चुके हैं, और इनकी जो छवि है तुर्की के अंदर वो काफ़ी सकारात्मक छवि है, बहुत पॉजिटिव छवि के व्यक्ति हैं कमाल कलिचदारोग्लू। और इनको जो जाना जाता है वो एंटी करप्शन के तौर पे जाना जाता है, यानी कि कमाल कलिचदारोग्लू ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है करप्शन के खिलाफ, जिससे ये काफ़ी फेमस हुए हैं। हालांकि ये वहाँ की एक माइनॉरिटी से आते हैं, जो कि बहुत छोटी माइनॉरिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी ये 44.9% वोट लाने में कामयाब रहे हैं राष्ट्रपति के लिए। ऐसा बहुत ही कम देखा जाता है कि एक माइनॉरिटी का व्यक्ति मेजॉरिटी के व्यक्ति को, और वो भी मौजूदा राष्ट्रपति को, टक्कर दे रहा है, और लगभग कांटे की टक्कर इनकी बताई जा रही है।
ये आप देख सकते हैं तुर्की के राष्ट्रपति जिन्होंने 14 मई 2023 को अपना वोट डाला था, उसका एक फ़ोटो है। तो अब तुर्की के थोड़ा इतिहास पे नज़र डाल लेते हैं। ये हैं कमाल पाशा अतातुर्क, ये हैं कमाल किलिचदारोग्लू। यानी कमाल पाशा अतातुर्क ने साल 1922-23 के में जो पार्टी बनाई थी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसको लीड कर रहे हैं कमाल किलिचदारोग्लू। और ये आप देख सकते हैं 1861 में जो तुर्की का अंपायर था वो कितना बड़ा था, यानी कि आपके नॉर्थ अफ्रीका में और वेस्ट एशिया में और सदर्न यूरोप के अंदर ये एम्पायर फैला हुआ था। बहुत बड़ा एम्पायर था और ये सबसे बड़ा एम्पायर है जो सबसे लंबे समय तक चला है। 600 साल तक लगभग ये एम्पायर चला है। उस्मान ने ये एम्पायर बना था और ये 1922 तक एम्पायर चला है। 1922 तक इसके आखिरी सुल्तान थे सुल्तान अब्दुल हमीद। और ये आप देख सकते हैं ये है तुर्की, ये मौजूदा तुर्की है जो कि आज भी खिलाफत उस्मानिया यानी ओटोमन एम्पायर का अपने आप को वारिस कहलाता है। और कई बार देखा गया है कि जो तुर्की के पॉलिटिशियंस हैं वो कई बार इस चीज़ का भी जिक्र करते हैं कि हम ओटोमन एम्पायर को दोबारा खड़ा करेंगे, क्योंकि मैं आने वाले अगस्त महीने में 2 से 3 महीने बाद तुर्की की इस ट्रीटी को, जो कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक लोजेन सिटी है, उसी शहर के अंदर लोजेन ट्रीटी बनाई गई थी, जिसके मुताबिक तुर्की पर कई प्रकार के, तुर्की पर या कह लीजिए या फिर कह लीजिए कि ओटोमन एम्पायर पर कई प्रकार की पाबंदियां आयद की गई थी। जैसे कि तुर्की दोबारा से खिलाफत उस्मानिया खड़ा नहीं कर सकता, खिलाफत उस्मानिया के जो भी वंशज हैं उन्हें तुर्की छोड़ना पड़ेगा, और कई प्रकार की, यहाँ पर एक इस्तांबुल स्टेट है, यहाँ पर ये इस्तांबुल शहर में एक बॉस्फोरस स्टेट है जहाँ से ब्लैक सी से गुजरकर भूमध्य सागर में जाते हैं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये कई तरह के जो प्रतिबंध थे वो उस समय मौजूदा तुर्की पर लगाए गए थे। ये आप देख सकते हैं कि रेयर पिक्चर है उस समय की, यानी कि साल 1922 की ये पिक्चर है जिस समय स्विट्ज़रलैंड के शहर लोजेन में ये ट्रीटी साइन हो रही है। और ये साइन हुई थी कमाल पाशा अतातुर्क की अध्यक्षता में। और कमाल पाशा अतातुर्क को मॉडर्न तुर्की का फादर ऑफ नेशन माना जाता है। इन्होंने कई तरह के तुर्की में बदलाव किए हैं। हालांकि जो वहाँ के रिलीजियस पीपल हैं वो इनको बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं, इनको थोड़ा सा इस्लाम के खिलाफ समझा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सारे काम ऐसे किए थे। जैसे हाया सूफिया का भी 2 साल पहले मुद्दा काफ़ी छाया हुआ था। तो हाया सूफिया जो मस्जिद थी 1453 में, जिसे महमद फातेह ने इस्तांबुल फतेह के बाद में चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दिया था, और उसके बाद में कमाल पाशा अतातुर्क ने साल 1935 में इस मस्जिद को दोबारा चर्च में ना बदलकर बल्कि इसे म्यूजियम बना दिया गया था, जिसको साल 2020 में, जुलाई 2020 में रजब तैयब अर्दगान ने दोबारा मस्जिद बना दिया है, यानी कि वहाँ पे दोबारा से नमाज शुरू हो गई है लगभग 85 ईयर बाद। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो 14 मई को इलेक्शन हुए थे और 15 मई को उन इलेक्शन के वोटिंग की गिनती हुई थी, उसका क्या हुआ और आगे क्या होगा। यानी कि 14 मई को तो कोई रिजल्ट नहीं निकल पाया, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट 50% वोट नहीं ला पाया है। तो अब क्या होगा इस केस में? वहाँ के संविधान के अकॉर्डिंग जो संविधान में बदलाव किए थे साल 2018 में रजब तैयब अर्दगान ने, उनके मुताबिक 1 हफ्ते बाद या कुछ दिन बाद दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं। और जो अगली डेट दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ तुर्की ने, वो दी है 28 मई, यानी कि 28 मई को दोबारा तुर्की के अंदर चुनाव होंगे। लेकिन अब क्या होगा कि जो 3rd और 4th कैंडिडेट थे, यानी कि इनसे और ओगान, ये इस रेस से बाहर हो जाएंगे। अब 28 मई को जो चुनाव होंगे वो केवल इन 2 कैंडिडेट के बीच में होंगे, यानी टॉप 2 कैंडिडेट के बीच में होंगे। अब इन दोनों में से जो भी 50% वोट ले आएगा या उससे ऊपर ले आएगा वो वहाँ का राष्ट्रपति बन जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि तुर्की के जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दगान, वो 49.40% पे हैं, और जो कमाल किलिचदारोग्लू हैं वो 44.96% पर हैं। तो अभी वैसे देखा जाए तो मौजूदा राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान का पलड़ा भारी लग रहा है। बाकी 28 मई को देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। हो सकता है कि जो इनसे और ओगान हैं वो अपना वोट शेयर अगर कमाल की तरफ दे देते हैं तो कमाल जीत जाएंगे, और अगर अर्दगान की तरफ दे देते हैं तो अर्दगान जीत जाएंगे। बाकी देखते हैं 28 मई को वोट होंगे और 29 मई को इसकी गिनती होगी। तो तब तक आप बने रहिएगा इल्मियात फाउंडेशन के साथ, और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि
आपको हमारी आने वाली वीडियो पहुंच जाए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।